मैं गहरी सोच में गुम थी। पूरे घर के लिए खाना बनाना था। हालांकि मेरा पूरा बदन दर्द से टूट रहा था। मैं आराम करना चाहती थी, सोना चाहती थी, लेकिन सुकून तो जैसे मेरी किस्मत में लिखा ही नहीं था। ये जिंदगी की कड़वाहट जैसे मैंने खुद ही अपने हाथों से लिखी थी। मेरा भी कभी एक हंसता खेलता जीवन हुआ करता था, जब मैं भी दुनिया के गमों से बेफिक्र थी। लेकिन जब राहुल मेरी ज़िंदगी में आया तो जैसे मेरी खुशियाँ मुझसे दूर होने लगी थीं। हालांकि मैं राहुल से दिलो जान से प्यार करती थी और राहुल भी मुझ पर जान छिड़कता था, लेकिन न जाने क्या हुआ कि हमारे बीच दूरियां बढ़ने लगीं। इन दूरियों ने मेरी ज़िंदगी के सफ़र को जैसे रोक सा दिया था। अब भी मैं अपने जख्मी हाथों के साथ किचन में बैठी सब्जी बना रही थी। सब्जी काटते हुए मेरी उंगली कट गई थी, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं थी कि तभी बाहर से मेरे पति की आवाज़ आई, अनीता, अरे ओ अनीता। मैं गैस का चूल्हा बंद करके भागी भागी उसके पास पहुंची। उन्होंने कहा, जल्दी कमरे में आओ, मुझे ऑफिस के सिलसिले में अभी चंडीगढ़ निकलना है, 2 दिन बाद लौटूंगा। मैंने फ़ौरन उनका बैग उठाया और उसमें कपड़े रखने लगी। मैंने कहा, खाना तो खाकर जाइए, बस तैयार ही है। उन्होंने हंसते हुए कहा, नहीं, रहने दो, मुझे पता है तुम्हारा खाना भी मेरा आधा घंटा ले ही जाएगा। इससे बेहतर है मैं रास्ते में कुछ खा लूँगा। मैं जानती थी कि उन्हें भूख सहन नहीं होती। मैं चाहती थी कि वो खाना खाकर ही जाएं, इसलिए मैं जल्दी से किचन की तरफ बढ़ी थी कि तभी मेरी सास हाथ में थाली लेकर वहाँ पहुँची और बोली, मैं अपने बेटे को भूखे पेट थोड़ी जाने दूंगी। मेरा पति मुस्कुराते हुए बोला, यही होती है सच्ची मोहब्बत, तुम तो सिर्फ बातें ही बनाना जानती हो। मेरी सास ने मुझे किचन में भेज दिया और ख़ुद अपने हाथों से छोटे छोटे निवाले बनाकर अपने बेटे को खिलाने लगी। जाते वक्त मेरे पति ने घर के सब लोगों को बाय कहा था, सिवाय मेरे। उस वक्त मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने मेरे दिल को मुट्ठी में लेकर निचोड़ दिया हो। जैसे सब्जी के नीचे चलते चूल्हे की आग थी, वैसे ही मेरा दिल भी जल रहा था। इस घर में मेरी यही इज्जत थी। सुबह से लेकर रात तक सबके काम करती, फिर भी सबकी जली कटी बातें सुनने को मिलती थीं। इस घर में मेरे पति के अलावा उसके माँ बाप, एक कुंवारी बहन और 2 भाई भी थे, जिनमें से कोई भी मुझे पसंद नहीं करता था। मेरे पति राहुल, जो मुझसे मोहब्बत की शादी करके लाए थे, अब अपनी माँ और बहन की बातों में आकर मुझसे नाराज़ रहने लगे थे। उन्हें लगता था कि मैं उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी, क्योंकि वे अपने लिए एक महबूबा बीवी चाहते थे और अपने परिवार के लिए एक मासी। मैं इन दोनों ही भूमिकाओं में खुद को ढालने की कोशिश कर रही थी, पर शायद किसी भी तरह मैं पूरी तरह सफल नहीं हो पा रही थी। इस घर में मेरा कोई नहीं था जो मेरी तरफदारी में 2 शब्द बोलता। मेरे पीछे जो कुछ मेरी सास मेरे पति को कहती, वही उनके लिए सच बन जाता, और मेरी सफाई में कहा गया हर शब्द उन्हें झूठ लगता। आज मेरी सास और मेरी ननद किसी रिश्तेदार के घर जा रही थीं। मेरे पति भी घर पर नहीं थे, तो आज मुझे चैन की सांस मिली थी। मैंने अपने और अपने ससुर के लिए खाना बनाया और दोपहर में ससुर को खाना देकर मैं अपने कमरे की ओर जा रही थी कि तभी अचानक मुझे चक्कर आया। मैं गिरते गिरते दरवाजे से टकरा गई और सिर में चोट लग गई, जिससे कि खून बहने लगा था। मेरे ससुर ये देखकर घबरा गए थे। मेरे ससुर ने जल्दी से मेरे पास आए। मेरे सर से बहता खून देखकर वो परेशान हुए और उन्होंने बाहर जाकर रिक्शा रोका और मुझे हॉस्पिटल लेकर आए। भगवान की कृपा थी कि उस वक्त मेरी सास घर पर मौजूद नहीं थी, वरना वो मेरी इस हालत को भी मेरी कोई चाल समझ लेती और मुझ पर काम चोरी का इल्ज़ाम लगा देती। अस्पताल में डॉक्टर ने मेरा ब्लड प्रेशर चेक किया और खून का एक टेस्ट लिख दिया। नर्स ने मेरे सिर की पट्टी की और खून का एक सैंपल ले लिया। थोड़ी ही देर बाद रिपोर्ट लेकर मेरे ससुर मेरे पास आए और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए बोले, जीती रहो बेटा, तुम उम्मीद से हो। ये सुनकर मेरा दिल खुशी से झूम उठा था। मैंने तुरंत अस्पताल से ही अपने पति राहुल को फ़ोन लगाया और उन्हें ये खुशखबरी सुनाई। ये सुनकर राहुल खुशी से झूम उठा था। मेरी तबीयत के बारे में फ़ौरन पूछा और सिर की चोट सुनकर चिंतित भी हो गया। उसने मेरे ससुर को कहा कि वो मुझे ध्यान से लेकर घर जाएं और बोला कि जब तक वो नहीं लौटते मुझे बिस्तर से नहीं उठने देना। राहुल की इस केयरिंग बातों को सुनकर मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि चंडीगढ़ से तुम्हारे लिए क्या लेकर आऊं, तो मैंने उनसे रबड़ी लाने की फरमाइश की थी। घर पहुंचने पर मेरे ससुर ने मुझे डॉक्टर और राहुल की बात मानते हुए आराम करने के लिए कहा। मैं कमरे में जाकर लेट गई और कमजोरी के कारण तुरंत ही सो गई।
डॉक्टर ने खून की कमी बताई थी और वैसे भी घर के काम के बोझ के चलते मुझे दिन में सोने का वक्त मिलना जैसे एक सपने जैसा था। आज सब लोग घर से बाहर थे तो मैं आराम से सो सकी थी। शाम तक मैं दवाई के असर में गहरी नींद में सोती रही, लेकिन जैसे ही मेरी सास घर लौटी, उनके शोर से मेरी नींद उड़ी थी। घर में रात के खाने का इंतजाम नहीं था और वो लोग भी बाहर से कुछ खाकर नहीं आए थे। ससुर ने मेरी तबीयत का हवाला देकर उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन सास तो गुस्से से आग बबूला हो उठी और दहाड़ते हुए मेरे कमरे में आ गई। उनका गुस्सा देखकर मैं डर के मारे उठकर बैठ गई और उनके हुक्म पर किचन में चली गई। उन्हें मेरे सिर की पट्टी से कोई मतलब नहीं था, ना ही उन्होंने ये पूछा कि आखिर ये चोट कैसे लगी। किचन में मैंने कांपते हाथों से सबके लिए रोटियां बनाई। सब लोग खाना खा खाकर अपने अपने कमरों में जाकर सो गए थे और मैं अकेली रह गई। देर रात तक मुझे तेज बुखार होने लगा और खून की कमी के कारण सांस लेने में भी तकलीफ होने लगी। घबराहट के मारे मुझे नींद नहीं आई तो मैं आंगन में जाकर चारपाई पर लेट गई। मुझे अब बस राहुल के लौटने का इंतजार था। एक तो मेरी तबीयत खराब थी और दूसरी तरफ से राहुल ने बड़े लंबे समय के बाद मेरे लिए मोहब्बत भरे शब्द कहे थे, जिन्हें याद करके मेरी आंखें नम हो गई थीं। राहुल की मोहब्बत की खातिर तो मैंने इतना बड़ा कदम उठाया था कि मैंने अपने पीछे सबको छोड़ दिया था, और जब राहुल मुझसे बेगाना हुआ तो मैं अंदर से टूटकर बिखर चुकी थी। लेकिन आज राहुल की जरा सी मोहब्बत पर मेरा दिल उसकी मोहब्बत में फिर से तड़प उठा था। मैं धीरे धीरे अतीत में खोने लगी थी। उन दिनों का ख्याल मेरे दिल में घर कर गया जब मैं राहुल से पहली बार मिली थी। हम एक शादी के फंक्शन में मिले थे। मेरे दोस्त के भाई की शादी थी, जहां राहुल अपने दोस्तों के साथ शामिल था। शादी में ना ही मेरा और ना ही राहुल का कोई रिश्तेदार था। हम अकेले ही उस शादी में शामिल थे। खाने की टेबल पर गलती से मेरे कपड़ों पर कोल्ड ड्रिंक गिर गई थी तो मैं उसे साफ करने के लिए एक कोने में खड़ी हो गई थी कि तभी राहुल ने मुझे देखा और मदद के लिए पूछा। मैंने कहा मेरे कपड़े गंदे हो गए हैं, तो उसने तुरंत टिश्यू पेपर लाकर मुझे दिए। मैंने थैंक यू कहा और वापस अपनी जगह पर चली गई। वो पूरा फंक्शन मैं देखती रही कि राहुल कहीं पास तो कहीं दूर, लेकिन लगातार मुझे ही देखे जा रहा था। उसकी नज़रों में जो अपनापन और लगाव था वो मैंने पहले कभी किसी की नज़रों में अपने लिए महसूस नहीं किया था। वो नज़रें जो कुछ कहे बिना भी मेरे दिल तक पहुंच रही थीं। उस फंक्शन के बाद हम दोनों अपने अपने घर लौट गए थे। राहुल को मेरा नाम और पता कुछ भी मालूम नहीं था और उस वक्त तो उसे भी जल्दबाजी थी और अफरा तफरी में, इसलिए हम एक दूसरे से आते टाइम मिलना और एक दूसरे का नाम पूछना भूल चुके थे। और मुझे उस समय बहुत अफसोस हुआ कि मैं उसका नाम तक नहीं पूछ सकी, पर फिर भी मेरे दिल में उसकी याद बस गई थी। धीरे धीरे इस बात को 2-2.5 महीने गुजर गए, लेकिन वो कातिल नज़रें और वो मुलाकात मेरे दिल में बसी रही। मेरे घर वाले अब मेरी शादी के लिए रिश्ते देख रहे थे। मैं घर की सबसे बड़ी बेटी थी और मेरे बाद 2 छोटी बहनें और थीं, इसीलिए मेरे माँ बाप को मेरी शादी की बड़ी चिंता थी। मैं चाहती थी कि अगर मुझे राहुल कहीं से मिल जाता तो मैं राहुल से ही शादी करती, पर उसके बारे में मैं कुछ भी नहीं जानती थी। घर वालों ने जल्दी ही मेरे लिए रिश्ता तय कर दिया। मैंने बिना कुछ कहे इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मैं अपने घर वालों की मर्जी के खिलाफ जाना नहीं चाहती थी। मेरी मंगनी की रस्म होने वाली थी, पर मेरे दिल में कोई खुशी नहीं थी। मैं उस अनजाने शख्स की यादों में खोई हुई थी, जिसने मुझसे एक बार भी बातचीत नहीं की थी, पर उसकी नज़रों ने मेरे दिल पर असर जरूर डाला था कि मैं अब भी उसी की मोहब्बत में गिरफ्तार थी। मंगनी के दिन मेरी बही सहेली भी आई थी, जिसके भाई की शादी में मैंने राहुल को देखा था। जब दूल्हे ने मेरे हाथ में अंगूठी पहनाई, उस वक्त भी मेरे दिल में बस वही लड़का था जिसकी मोहब्बत भरी नज़रें मुझे अब भी अपने ऊपर महसूस होती थीं। वो लोग रस्म करके वापस चले गए थे और मैं अपनी बहनों और सहेलियों के साथ कमरे में आ गई थी। सब लड़कियां मेरे आसपास बैठी थीं, दूल्हे और रिश्तेदारों की बातें कर रही थीं। तभी मेरी सहेली ने अचानक कहा, यार अनीता, मेरे भाई की शादी में एक लड़का आया था जो भाभी के भाई का दोस्त था। कुछ दिन पहले जब भाभी से मिलने उसका भाई आया तो भाभी के भाई ने बताया कि उसके दोस्त को शादी में एक लड़की बहुत पसंद आ गई थी और अब वो उससे मिलने के लिए बेचैन है। शायद वो लड़की कोई मेहमान थी, क्योंकि भाभी ने शादी की सारी तस्वीरें उसे दिखाई थीं और हमारे रिश्तेदारों में से तो वो कोई नहीं थी। उसकी बात सुनकर मेरे कान खड़े हो गए। ये मैं क्या सुन रही थी?
मेरे दिल ने कहा, यकीनन ये वही लड़का होगा जिसका ख्याल मुझे दिन रात बेचैन रखता है। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई थी कि मैं उसे अब भी याद थी, लेकिन फिर अफसोस इस बात का हुआ कि अभी अभी मेरी मंगनी हो चुकी थी। अब तो मेरे लिए दोनों ही रास्ते मुश्किल थे। फिर भी हिम्मत करके मैंने धीरे से अपनी सहेली से कहा, मुझे उस लड़के का पता चाहिए। और फिर मैंने अपनी सहेली को बताया कि शादी में एक लड़के की नज़रों में मैंने अपने लिए बेपनाह मोहब्बत देखी थी। कहीं ये लड़का वही तो नहीं? मेरी बात सुनकर मेरी सहेली हैरान हो गई थी। वो थोड़ी देर तक मुझे देखती रही। फिर मेरी सहेली ने जवाब दिया, पागल हो गई हो क्या? अभी अभी तुम्हारी मंगनी हुई है। अगर ये सच भी था तो तुम इसे भूल जाओ। वो पागल दीवाना कहीं तुम्हें देखकर तमाशा खड़ा न कर दे और फिर तुम सबके सामने बदनाम हो जाओगी। शुक्र मनाओ कि शादी की तस्वीरों में तुम्हारी कोई तस्वीर नहीं थी, वरना वो तो तुम्हारे पीछे ही पड़ जाता। मेरी सहेली की बातों ने मुझे कुछ देर के लिए शांत कर दिया, लेकिन दिल में कहीं ना कहीं ये बात टीस मारती रही। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो मेरी बेचैनी और भी बढ़ गई। मुझे किसी पल चैन नहीं आ रहा था। बार बार राहुल की याद मुझे तड़पा रही थी। उसकी नज़रें मुझे सीने में चुभती महसूस हो रही थी। और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मैंने सोचा कि अगर ये मोहब्बत इतनी ही ताकतवर है तो मुझे इसे दबाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। मैंने अपनी सहेली से उसकी भाभी से मिलने की मिन्नत की। ये सब देखकर वो भी हैरान थी और बार बार मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हें ये सब कुछ छोड़ देना चाहिए, पर दिल ने मानने से इनकार कर दिया। और फिर दिल के हाथों मजबूर होकर मैं अपनी सहेली से मिलने उसके घर चली आई। तानिया को मैंने आने से पहले नहीं बताया था, वरना वो ज़रूर मुझे मना कर देती। मैं चुपचाप उसकी भाभी के कमरे में चली गई थी और फिर मैंने उसकी भाभी से बात की। मैंने कहा, भाभी, आपकी शादी में मुझे एक लड़के की नज़रों में अपने लिए बेपनाह मोहब्बत दिखाई दी थी। हो सकता है कि ये वही लड़का हो जो आपकी शादी में आया था। मेरी बात सुनकर भाभी हैरान हुई थी। कहने लगी, हाँ, राहुल उस लड़की के लिए एकदम दीवाना हो गया है। खाना पीना तक छोड़ दिया है। कहता है कि उसी लड़की से शादी करूँगा, वरना पूरी ज़िंदगी कुंवारा रहूँगा। और फिर उसके बाद भाभी ने राहुल की तस्वीर दिखाई और मैंने उसे फ़ौरन पहचान लिया। भाभी ने गहरी सांस ली और कहा, लेकिन तुम्हारी तो मंगनी हो चुकी है अनीता, ये सब छोड़ दो। लेकिन मैंने कहा, भाभी, मैं उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल नहीं सकती। मैं उसके लिए हर रिश्ते को कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ। मैं बस एक बार उससे मिलना चाहती हूँ। तानिया भी अपनी भाभी के कमरे में आ चुकी थी और उसने भी मुझे समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन मैं नहीं मानी। और फिर आखिरकार मेरी जिद और विनती के बाद उसकी भाभी ने राहुल को कॉल कर दी। थोड़े ही समय में राहुल वहाँ पहुँच गया था। जब हम आमने सामने आए तो हमारे दिलों को जैसे सुकून मिल गया था। तानिया और उसकी भाभी कमरे से बाहर चले गए थे और राहुल ने बेचैन होकर मुझे अपनी बाहों में समेट लिया था। कितनी ही देर तक मैं उसकी बाहों में लगी खड़ी रही और उसकी बाहों में आकर जैसे मेरे दिल को भी करार आ गया था। ऐसा सुकून मैंने पहले कभी महसूस नहीं किया था जो मुझे राहुल की बाहों में महसूस हुआ था। उसने मेरे माथे को चूमते हुए मुझसे अपनी मोहब्बत का इजहार किया था। कहने लगा, अनीता, मुझे तुम्हें ढूंढने में बहुत वक्त लग गया, लेकिन अब अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं कैसे ज़िंदा रह पाऊँगा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे दिल से ये यकीन दिलाया कि मैं उसके साथ ही रहूँगी, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए। राहुल के बिना मेरा दिल भी बेचैन था। मैंने उसे कहा, राहुल, मैं तुम्हारे बिना रह ही नहीं सकती। मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगी कि इस मंगनी को तोड़कर तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिता सकूँ। हम दोनों ने एक दूसरे के साथ रहने का वादा किया और मैं अपने घर वापस लौट आई। घर पहुंची तो देखा मेरी माँ बाजार से वापस लौट कर आ चुकी थी। उन्हें मेरे अचानक घर से निकलने पर गुस्सा आया था। जैसे ही मैं अंदर गई तो माँ ने गुस्से में कहा, तुम्हारे कदम मुझे ठीक नहीं लग रहे। मैं जल्दी ही तुम्हारी शादी करके तुम्हारी जिम्मेदारी से आज़ाद होना चाहती हूँ। और फिर हिम्मत करके मैंने उन्हें समझाते हुए कहा, माँ, मैं उस लड़के से शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं किसी और से प्यार करती हूँ। मेरी बात सुनकर मेरी दोनों छोटी बहनें हैरानी से मेरा चेहरा देखने लगीं और मेरी माँ का चेहरा तो गुस्से से तमतमा उठा था। उन्होंने एक जोरदार थप्पड़ मुझे मारा। कहने लगी, तेरी मंगनी हो चुकी है और तू उसी लड़के से शादी करेगी या फिर इस घर से तेरी अंतिम विदाई होगी। और फिर उन्होंने उसी दिन मेरे होने वाले ससुराल वालों को खबर कर दी
कि शादी की तारीख पक्की कर दी जाए। मैं माँ और पापा से विनती करती रही, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी। आखिरकार उन्होंने मुझे कमरे में बंद कर दिया और मुझे समझाने की कोशिश करने लगे। मेरी माँ ने मुझे मारते पीटते हुए कहा, तू इसी हफ्ते इस घर से विदा होगी, चाहे तेरी मर्जी हो या ना हो। लेकिन मेरे दिल में राहुल के लिए बसी मोहब्बत इतनी ताकतवर थी कि मैंने ठान लिया था कि किसी भी हालत में मैं उससे मिलने का रास्ता निकालूंगी। और फिर रात के अंधेरे में मैं 2 जोड़े कपड़े लेकर घर से निकल पड़ी थी और राहुल के शहर का रुख किया। मैं जो कभी अकेले घर से बाहर नहीं निकली थी, अब हिम्मत करके दूसरे शहर तक का सफ़र तय कर रही थी। मेरे पास राहुल का पता और नंबर था और दिल में उसके लिए जुनून। सुबह होते ही मैं उसके घर के दरवाजे पर पहुंच चुकी थी। दरवाज़ा राहुल के पापा ने खोला और मुझे देखकर चौंक गए। पूछने लगे, कौन हो? मैंने राहुल का नाम लिया, लेकिन उन्होंने मुझसे मिलने से इनकार कर दिया। उनके इनकार के बावजूद मैं दरवाजे पर खड़ी रही। राहुल की माँ भी हमारी बातें सुनकर बाहर आई थीं और उन्होंने भी गुस्से से मुझे वापस लौट जाने के लिए कहा। इतने में राहुल का छोटा भाई अंदर जाकर राहुल को बुला लाया और जब राहुल को पता चला कि मैं उसके दरवाजे पर खड़ी हूँ तो वो परेशान होकर नंगे पैर बाहर आया था। उसकी माँ ने मुझसे कहा, लड़की तुम यहाँ से चली जाओ, हमारे गले में मुसीबत मत डालो। मैंने सख्ती से जवाब दिया, मैं राहुल से मोहब्बत करती हूँ और किसी भी कीमत पर उसे दूर नहीं हो सकती। राहुल ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, माँ ये मेरी मोहब्बत है और मैं इसे किसी भी कीमत पर वापस नहीं जाने दूंगा। उसकी माँ और पापा ने विरोध किया, लेकिन राहुल ने उनकी परवाह नहीं की। मैंने अपनी माँ की नहीं सुनी थी तो अब किसी और की कहाँ सुनने वाली थी। मैंने राहुल के घर में 1 हफ्ता गुजार दिया था। राहुल के माँ बाप अब भी हमारी शादी के खिलाफ थे। उनका कहना था, ये लड़की हमारे सर कोई बड़ी मुसीबत डाल देगी। अगर हम अभी तुम्हारी शादी से कर दें और पीछे से इसके घर वाले आ गए और एक नया तमाशा खड़ा कर दिया तो हम क्या करेंगे? हमारी तो इतनी हैसियत नहीं कि हम बेकार के पंगों में उलझकर अपना पैसा और समय बर्बाद करें। लेकिन राहुल ने साफ कह दिया कि सारे झंझटों की जिम्मेदारी मैं खुद अपने सर लेता हूँ। उधर मैं तानिया से कांटेक्ट में थी। तानिया ने ही मुझे बताया था कि तुम्हारी छोटी बहन की शादी तुम्हारे पुराने मंगेतर से हो चुकी है और तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और वो तुम्हारा जिक्र तक सुनना पसंद नहीं करते। मैंने ये बात राहुल को बताई। राहुल भी ये बात सुनकर खुश हुआ था। कहने लगा, अब हमारी ज़िंदगी में कोई बवाल नहीं होगा, हम आज ही चलकर कोर्ट मैरिज कर लेते हैं। और इस तरह राहुल ने अपने माँ बाप को बताए बगैर मुझे साथ लिया और कोर्ट में जाकर मेरे साथ शादी कर ली। अब मेरे दिल को करार आ गया था कि मुझे राहुल के घर से और उसकी ज़िंदगी से कोई निकाल नहीं सकता। यूँ मैं राहुल के साथ खुशी खुशी रहने लगी। हालांकि मेरी सास को जब इस बारे में बाद में पता चला था तो उन्होंने काफ़ी बाबेला मचाया था, लेकिन थक हार कर वो खामोश हो गई थी। उधर राहुल अब अपनी नौकरी तलाश करने में लग गया था। हालांकि उसकी माँ बहनें राहुल और मुझसे अब भी नाराज़ थे। वो हम दोनों से बातचीत नहीं करती थीं। हाँ, राहुल के पापा कभी कभी मुझसे और राहुल से बात कर लिया करते थे। अचानक एक दिन राहुल के पास नौकरी की खुशखबरी आई। वो मिठाई का डिब्बा लेकर घर आया था। कहने लगा, अब मैं ज़िंदगी भर तुम्हें खुश रखूँगा। राहुल की नौकरी लगते ही उसकी माँ और बहन का व्यवहार उसके लिए बदल गया था। वे अब मुझसे भी बातें करने लगी थीं और राहुल का सारा ध्यान अपनी ओर खींचने लगी थीं। वो उसे इस कदर घेर कर रखती कि वो मुझसे दूर होने लगा था। जब राहुल ऑफिस से घर लौटता तो उसे मेरे पास आने का मौका नहीं देती थीं। उसकी माँ और बहनें उसे अपने साथ बिठा कर रखतीं। धीरे धीरे वो मुझसे दूर होने लगा था और मैं खामोश होकर ये सब देखती रही। राहुल से शादी के शुरुआती दिन मेरे लिए बहुत खुशियों भरे थे। उसने मुझे इतना प्यार और ध्यान दिया कि मैं खुद को ज़मीन पर ही नहीं पाती थी। परंतु अब उसकी माँ और बहन के बर्ताव के कारण राहुल मुझसे धीरे धीरे दूर होता जा रहा था। मेरी सास ने मुझे घर के कामों में उलझा दिया था। पति के घर आने तक मैं किचन के कामों में ही लगी रहती, कभी चाय बनाना तो कभी पराठे बनाना तो कभी बर्तन साफ करना। राहुल थका हारा घर आता और खाना खाते ही सो जाता। कई बार जब वो मूड में होता तो मुझे अपने करीब बुलाता और जब मैं उसके पास नहीं आती तो वो मुझसे शिकायत करता, अब तो तुम मुझसे दूर दूर रहती हो, मेरे पास भी नहीं आती। मैं काम के बोझ का बहाना बनाकर उसकी बात टाल देती। धीरे धीरे घर की जिम्मेदारियों में उलझकर मैं राहुल से दूर होती चली गई। यही सब सोचते सोचते मेरी आंख लग गई।
सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से मेरी आँख खुली। बुखार की वजह से शरीर अब भी भारी था। उठकर अपने कमरे में जाकर लेट गई और चादर ओढ़कर दोबारा सोने की कोशिश करने लगी। इसी बीच किसी ने मुझे नहीं जगाया था और जब आँख खुली तो सुबह के 10 बज चुके थे। अचानक मैंने अपने पति की आवाज़ सुनी, जो गुस्से में अपनी माँ से कह रहे थे, माँ आप चिंता मत करो, मैं अभी उसकी खबर लेता हूँ। ये सुनकर मैं घबरा गई कि पता नहीं मेरी सास ने मेरे खिलाफ क्या कह दिया। मैं दौड़कर बाहर आई तो देखा मेरी सास ने अपना सिर दुपट्टे से बांध रखा था और मेरी ननद पास में बैठकर कुछ बड़बड़ा रही थी। जैसे ही राहुल की नज़र मुझ पर पड़ी, उसने गुस्से में कहा, अनीता तुम किस काम की हो? माँ को तेज बुखार है और तुम आराम से सो रही हो। तुम्हारी यही हरकतें रहीं तो मैं अपनी माँ को तुम्हें जो भी सज़ा देना चाहें देने दूंगा। राहुल के सख्त शब्दों से मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैं चुपचाप किचन में चली गई। मेरी ननद दीवार की ओर मुंह करके हंस रही थी, जैसे उससे मेरी परेशानी से खुशी मिल रही हो। मैं नाश्ता बनाने के लिए आटा गूंद रही थी, तभी मैंने देखा मेरे ससुर मेरे कमरे की ओर गए थे। थोड़ी देर बाद ही राहुल मेरे पास आया और धीरे से कहा, अनीता मुझे माफ़ कर दो, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं थी, कल तुम्हें चक्कर भी आ गए थे। और फिर अनीता तुमने मुझे इतनी बड़ी खुशी भी तो दी है, इसके बावजूद मैंने आते ही तुम्हें डांट दिया। आई एम सॉरी अनीता, बस माँ के कहने पर मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था। मैं अपनी माँ से बहुत प्यार करता हूँ, इसीलिए उनके चेहरे पर कोई उदासी देख ही नहीं सकता। उसकी बात सुनते ही मेरी आंखों में आंसू छलक पड़े। उसने मेरे आंसू पोंछे और फिर बुखार का एहसास होते ही मुझे आराम करने का कहा। उसने अपनी बहन को नाश्ता बनाने के लिए कह दिया और मुझे चारपाई पर बिठाकर ठंडा पानी पिलाया। उसकी इस देखभाल से मैं हैरान थी, साथ ही साथ खुश भी थी कि अब राहुल मेरा ध्यान रखने लगा था, जो मेरी सास और मेरी ननद को बिल्कुल पसंद नहीं था। मगर राहुल की खुशी के आगे वो कुछ बोलती नहीं थी। मेरी प्रेगनेंसी के शुरुआती दिन 3-4 महीने बड़े ही सुकून से गुजरे थे और फिर 5वें महीने में डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड कराने का कहा। उस दिन मैं सुबह से ही तैयार हो रही थी और राहुल से जल्दी आने को कहा था। राहुल घर आया ही था कि मेरी सास ने भी हमारे साथ चलने का फैसला कर लिया। रास्ते में वो राहुल से कहने लगी, अगर इसने बेटी पैदा की तो वो भी इसी के जैसे निकलेगी। एक दिन तेरे सिर को शर्म से झुका देगी, तेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगी। अपनी माँ की तरह वो भी घर से भागकर शादी कर लेगी और हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इसलिए तेरी पत्नी बेटी पैदा न करे। राहुल का चेहरा ये सुनकर सख्त हो गया और वो कहने लगा, अनीता अगर तुमने बेटी को जन्म दिया तो मैं तुम्हें इस घर से निकाल दूंगा। उसके शब्दों ने मेरे दिल को चीर कर रख दिया था। जिस इंसान की मोहब्बत के लिए मैंने अपना घर बार छोड़ा, आज वही मुझसे इतनी बेरुखी से बात कर रहा था। अल्ट्रासाउंड के बाद डॉक्टर ने बताया कि मैं जुड़वा बच्चों की मां बनने वाली हूं। मेरी सास ने मुझे और राहुल को डॉक्टर के कमरे से बाहर निकाल दिया और ख़ुद मेरी सास अंदर डॉक्टर से बातें करने लगी और फिर थोड़ी देर बाद कमरे से बाहर आई थी। राहुल से कहने लगी, राहुल तेरी बीबी तो दो जुड़वा बेटियों को जन्म देने वाली है। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनते ही राहुल के चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था और घर आते ही सास ने मुझे इतनी जोर से धक्का दिया कि मैं पेट के बल आंगन में जाकर गिरी थी। दर्द के मारे मैं चिल्लाने लगी थी। मेरी तकलीफ को देखकर राहुल भागकर मेरे पास आया था। अनीता होश में आओ, माँ आपने ये क्या कर दिया? आपके अंदर जरा भी इंसानियत नहीं है। बेहोश होने से पहले मैंने राहुल की बातें सुनी थी और फिर मैं बेहोश हो गई थी। जब मुझे होश आया तो एक प्यारा सा चमत्कार मेरी आंखों के सामने था। मेरी माँ मेरे पास बैठी थी और मेरे सिर पर धीरे धीरे प्यार से हाथ फेर रही थी। मेरे सब घर वाले ही मेरे आसपास खड़े थे। ये देखकर मैं एकदम से खुश हो गई थी। मेरी सास ने आगे बढ़कर मुझसे माफ़ी मांगी और राहुल तो मेरे पैरों तक में गिर गया था। कहने लगा, अनीता हमें माफ़ कर दो। मेरी माँ ने मेरा माथा चूमा और भगवान का धन्यवाद किया कि मैं बच गई थी। राहुल ने गहरी उदासी से बताया, मेरी माँ के धक्का देने से तुम्हारे पेट में गहरी चोट लगी थी, जिससे कि हमारे बच्चे पेट में ही मर गए थे। डॉक्टरों ने तुम्हारे बचने की उम्मीद भी छोड़ दी थी, इसीलिए हमने तुम्हारे घर वालों को खबर दे दी थी। लेकिन तुम्हारी माँ ने तुम्हारे लिए भगवान से रो रो कर प्रार्थना की थी और शायद उन्हीं की प्रार्थना ने तुम्हें मौत के मुंह से खींच कर निकाल लिया है। राहुल मेरे सामने हाथ जोड़कर खड़ा था और रो रहा था। अनीता मुझे माफ़ कर दो। जब डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हें बचाना मुश्किल है तो मैं अंदर से टूट गया था।
मुझे पहली बार एहसास हुआ मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ। अगर तुम न रहती तो शायद मैं भी जी नहीं पाता। मैंने भगवान से रो रो कर तुम्हारी ज़िंदगी के लिए दुआएं मांगी हैं। पता नहीं भगवान ने मेरी सुनी या तुम्हारी माँ की, लेकिन तुम बच गईं। और जैसे ही तुम्हें होश आया, मुझे लगा कि मेरी ज़िंदगी में फिर से जान आ गई है। मेरी सास ने भी आगे बढ़कर मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगी, अनीता, हमें माफ़ कर दो। मेरे अज्ञान और जीत की लालसा से मैंने गलत फहमी पाल ली थी। तुम्हारे पेट में जुड़वा बेटियां नहीं बल्कि बेटे थे, जो मेरी नफ़रत की वजह से इस दुनिया में आने से पहले ही चले गए। मुझे अपने बच्चों के जाने का बहुत दुख था। मैं बहुत रोई थी, लेकिन फिर मैंने खुद को संभाला कि अब मेरे साथ मेरा परिवार था। राहुल का प्यार और मेरे घर वालों का सहारा मेरे लिए अनमोल बन गया था। मैंने राहुल का हाथ पकड़कर फिर से आगे बढ़ने का फैसला किया। अब राहुल मेरा बहुत ख्याल रखता था और मेरी सास भी मुझे समझने लगी थी, मुझे प्यार करने लगी थी। उन्होंने मुझसे वादा किया था कि वो अब कभी राहुल को मेरे खिलाफ नहीं भड़काएंगी, और मैंने भी उन्हें माफ़ कर दिया था। और फिर एक खुशहाल परिवार की तरह हम सब लोग मिलजुल कर रहने लगे थे। अगले ही साल मैंने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। बेटी के पैदा होने पर ना तो राहुल का चेहरा उतरा और ना ही मेरी सास का, बल्कि दोनों ने उसे अपनी गोद में लिया और इस खुशी में शामिल हुए थे। सबने मिलकर बड़े ही प्यार से उसका नामकरण किया और सबके चेहरों पर सच्ची मुस्कान देखकर मेरे दिल को सुकून मिला था। और उस दिन मुझे महसूस हुआ कि अब मेरी ज़िंदगी में सच्ची खुशी लौट आई है और मेरा परिवार अब मेरे साथ है हर कदम पर। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।